हम लोग स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है इसमें हम सीखेंगे कि कंपनी की रिटर्न हमने कैसे फाइल करनी है। इससे पहले हम इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करना सीख चुके हैं, एओपी की रिटर्न फाइल करना सीख चुके हैं, उसके अलावा बिजनेस इंडिविजुअल की रिटर्न है वो भी हम फाइल करना सीख चुके हैं। तो उससे पहले अगर डिटेल में हम जाएँ तो स्टार्ट ऑफ द जो ट्रेनिंग हमारा कोर्स था उसमें हर सेक्शन के लॉजिकल हमने सारे 149 है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, प्रॉपर्टी है, पेमेंट्स ऑफ गुड सर्विस है, इंपोर्ट है, एडवांस टैक्स है, हर सेक्शन का हमने एक लेक्चर देखा, उसकी कैलकुलेशन की, उसकी रिकॉर्डिंग की, उसकी फाइलिंग सीखी। फिर हमने मंथली विथहोल्डिंग स्टेटमेंट को सीखा, चालान बनाना, उसकी पेमेंट। उसके बाद हमने सेल टैक्स रिटर्न को फाइल कैसे करना है वो भी हमने सारी चीज़ें मंथली बेसिस पे जितनी चीज़ें थी हम उसको कंप्लाइंस और रूल को फॉलो करते आए। अब हम आगे साल के एंड पे अब हम मिलेंगे ये क्या करना है कि हमने अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो उस केस को यानी कि उस चीज़ को लॉजिकल और जो जिस तरह मैंने आपको कराया है उसी साइकिल को कंटिन्यू करें। तो जो मंथली हमने काम किया है उसको हमने एनुअली कैसे क्लोज करना है लॉजिक के साथ, तो वही जो काम मंथली किया हुआ है उसकी इसी को ही हमने एनुअल रिपोर्ट करना है। मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई हुई हैं कि अगर मंथली आप डिफरेंट काम कर रहे हैं और एनुअल आपने डिफरेंट कर दिया है तो आपका नाम ऑटोमेटिकली क्रस्ट में आएगा और आपकी ऑडिट्स की सिलेक्शन हो जाएगी। इसका मतलब जो चीज़ें मंथली डिक्लेयर कर चुके हैं वही हमने एनुअल डिक्लेयर करनी है। अब उससे पहले एक रूल हमने पढ़ा था 153 में कि अगर कोई अदर देन मैन्युफैक्चरर जितनी भी ट्रेडिंग कंपनी है वो सारी की सारी अगर उनका टैक्स एट सोर्स विदहेल्ड हो रहा है तो वो फाइनल टैक्स में आता है। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 लाख की आपने सेल की, उसमें से 2 लाख की आपकी टोटल सेल थी, 1 लाख की सेल की थी जो आपने रजिस्टर्ड कस्टमर को सेल किया जिसने आपका एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपका 4% टैक्स विदहेल्ड कर लिया अंडर सेक्शन 153। और एक सेल वो थी जो आपने रजिस्टर्ड कस्टमर को सेल की जिसने आपका टैक्स कोई विदहेल्ड नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि ये तो आ गया फाइनल टैक्स, इसमें हमने ऑलरेडी टैक्स दे दिया है, इसके ऊपर मजीद हमने टैक्स नहीं देना और इस अमाउंट के ऊपर हमने टैक्स देना है। यानी टैक्स की तो 2 रजीम थी, फाइनल टैक्स और मिनिमम टैक्स या नॉर्मल टैक्स। तो उसमें यह था कि फाइनल टैक्स ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं और नॉर्मल टैक्स जिसमें हमने मजीद कंप्यूटेशन करनी है और टैक्स पे करना है। आगे आपको थोड़ी सी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी लेकिन अभी मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ। उसके अलावा हमने सेक्शन 148 में पढ़ा था कि जो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट आप जो टैक्स पे कर रहे हैं, अगर आप कंप्लीट बिजनेस यूनिट इंपोर्ट कर रहे हैं यानी कि एज ए कमर्शियल इंपोर्टर आप रजिस्टर्ड हैं और कंप्लीट बिजनेस यूनिट इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट हमने टैक्स दे दिया हुआ है वो कौन सा टैक्स है? फाइनल टैक्स है। हमने उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन ये रूल जुलाई 2019 से यानी कि इस बजट में वो रिवाइज हो चुका है। वो ये कहता है कि जो टैक्स आप एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट आपने दिया है वो आपका मिनिमम टैक्स है, आपने नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, उसमें से इसको माइनस करना है। अगर पेबल निकलता है तो आपने मुझे पे करना है। लेकिन चूंकि एनीवेज हम जो अभी रिटर्न फाइल करना सीख रहे हैं, अभी जो करंट पीरियड है 30 जून 2019 उसकी सीख रहे हैं, तो इस वजह से हमने इसको कंसिडर ये करना है कि ये फाइनल टैक्स है। उसके बाद जो नॉर्मल टैक्स वाला है वो इससे यानी कि इसके जो अगला बजट है उसमें इसको हमने कंसीडर करना है। फिर ये क्या होगा कि नॉर्मल टैक्स में फॉल कर लेगा। तो आइए हम दोबारा आते हैं कंपटीशन के ऊपर। हम आते हैं कि हमने कंपटीशन का असल में मकसद क्या है कि जब ऑडिटर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल करके साइन करके देते हैं तो उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट अकाउंट्स का पार्ट होती हैं। मैनेजमेंट अकाउंट्स के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी है, अकाउंटिंग सेल और गेन ऑन लॉस ऑफ एसेट है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट अकाउंट्स का तो पार्ट है लेकिन टैक्स वाले उसको अलाउ नहीं करते। तो टैक्स वाले कहते हैं कि हमारी डेप्रिसिएशन अपनी है, अकाउंटिंग वाले कहते हैं हमारी डेप्रिसिएशन ऐसी है। इसलिए हमने क्या करना है, टैक्सीबल अकाउंट्स की कंपटीशन करनी है जो एज पर रूल हमें अलाउ है। हम कुछ चीज़ें एडबैक कर लेंगे, कुछ चीज़ें लेस कर लेंगे जो एज पर टैक्स हमें अलाउ है। तो मैं ज्यूम ये करता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो चूंकि ये जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी हमने जो एक्सेल का मेरा कोर्स है उसमें हमने सीखा हुआ है हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसके बाद हम आते हैं कंपटीशन के ऊपर। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है जिसमें तीनों पार्ट हैं, फाइनल भी है, फिक्स भी है, फाइनल या फिक्स है और एनटीआर है। दोनों पार्ट मैंने और नॉर्मल टैक्स दोनों यानी कि तीनों पार्ट को ऐड किया हुआ है टैक्स की रजीम में कि ताकि एक ही जो एग्जांपल है उसके अंदर आपके जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। तो आइए तो ज्यूम ये करते हैं, ये हम इसको हम देखते हैं कि जी टोटल जो सेल है वो 4.2 बिलियन सेल है। उसमें से जो इंपोर्ट की सेल है जो आपने कंप्लीट बिजनेस यूनिट इंपोर्ट किया हुआ है जो इस कंपनी ने वो 12.6 मिलियन है और 1 बिलियन ऑलमोस्ट जो सेल है उसके ऊपर कस्टमर ने टैक्स विदहेल्ड किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 सेल थी टोटल जो सेल है यानी कि कस्टमर वाली और इंपोर्ट वाली जो अमाउंट बनती है 1.037 बिलियन, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ है तो मैं टैक्स नहीं दूंगा। अगर मैंने कंपटीशन के दौरान इसको केयरफुली लॉजिक के साथ या मुझे इस चीज़ की गाइडेंस नहीं है तो मैं इसके ऊपर हो सकता है डबल टैक्स दे दूं। तो सब्सिक्वेंटली क्या होगा, या तो आप जिस कंपनी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके ऊपर जब आप रिटर्न जैसे ही आप रॉन्ग फाइल करेंगे आपके लिए कुछ देर के बाद आपकी ऑडिट में ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगी। ये सारी जो पैरामीटर्स हैं ऑडिट सिलेक्शन के ये स्टेप बाय स्टेप मैंने हर लेक्चर में आपको
आपको एक्सप्लेन किए थे कि हमने इसकी रिकंसिलेशन कैसे रखनी है। एनीवेज अब मैं उस पॉइंट पे नहीं जाता, इससे रेलिवेंट जो पॉइंट था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद आता है कि ये जो दो पार्ट थे इस पे तो ऑलरेडी मैं टैक्स दे चुका हूँ, तो मैं इस पे टैक्स दोबारा नहीं दूंगा, तो मैंने तो टैक्स देना 3.1 बिलियन के ऊपर। उसके बाद आता हूँ कि जी मेरा जो ओपनिंग स्टॉक था वो 910 मिलियन था। उसके बाद मेरी परचेज थी 3.9 बिलियन की। मेरा जो मटेरियल था जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 1.3 बिलियन। उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरा इंपोर्ट का ये स्टॉक था, यानी कि जैसे जो फाइनल और फिक्स है उनकी दोनों की कैटेगरी को अगर मैं ऐड करूं तो वो 24.28% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी बाकी चीजें हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे टोटल एक्सपेंस मैं इसमें से वो 24.28 माइनस करता जाऊंगा, क्योंकि इस सेल के ऊपर मैंने ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ है, प्रोरेट कर लूंगा मैं इसको, तो बाकी जो 76% होगा इसके ऊपर मैं टैक्स दे दूंगा। तो मैंने क्या किया कि ओपनिंग स्टॉक इसका लिखा है लास्ट कंपटीशन के मुताबिक। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो मैंने यही किया है कि इसको जो टोटल था इसमें से उसको माइनस किया, मल्टीप्लाई उस परसेंटेज को लिया, तो मेरा जो टोटल फिगर आ गई वो अंडर सेक्शन 153 की जो फिगर है, यानी कि टोटल में से मैंने इंपोर्ट को माइनस किया। इंपोर्ट को माइनस करने के बाद 24, यानी कि इंडायरेक्टली आप ये कह लें कि इस फिगर को मैंने 24.21% के साथ मल्टीप्लाई किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी ये जो 3.9 बिलियन की परचेज है इसमें से 876 मिलियन रिलेटेड टू है अंडर सेक्शन 153। इसके ऊपर तो मैंने टैक्स दिया हुआ है, मैं इसके ऊपर दोबारा टैक्स नहीं दूंगा। और उसके बाद ये जो फिगर है ये मेरी क्लोजिंग फिगर है, ओपनिंग स्टॉक मेरा आ गया। अब इसमें से मैंने क्या किया कि टोटल में से दोनों पार्ट माइनस किए, तो मेरी ये वो परचेज है जिसके ऊपर मैंने टैक्स देना है, यानी कि मैंने अपनी कंपटीशन करनी है। उसी तरह मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया, यानी कि मैंने ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग को जो इंपोर्ट का स्टॉक है वो माइनस किया, तो मेरे पास क्लोजिंग की फिगर आ गई। चूंकि अब इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि जी परचेज अगर हम माइनस कर रहे हैं तो हम ये क्यों नहीं माइनस कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि मुझे क्लियर नहीं है कि इस क्लोजिंग स्टॉक का अगले पीरियड में जो स्टॉक मैंने सेल करना है वो कितने % है फिक्स से रिलेटेड, इसलिए मैंने इसको माइनस नहीं किया। ये जब अगले पीरियड में आएंगे तो उस पीरियड में हमने इसको एडजस्ट करेंगे। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 657 मिलियन। ये मेरा जो हमारा इस कंपनी का इंपोर्ट से रिलेटेड है, ये 153 से रिलेटेड है, और ये एनटीआर, यानी कि इसको मैंने टैक्स देना है। अब आता है कि जी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हम प्रोरेशन पे आए तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने उठा ली, जो ऑडिटर अकाउंट्स थे वहाँ से सारी चीज़ें उठाई, ये मार्केटिंग भी, सेलिंग, सारे एक्सपेंसेस उठा लिए। उसके बाद हमने ये किया कि इसकी ग्रुपिंग कर ली, कि ग्रुपिंग में ये होता है कि आगे जाके हम रिटर्न के ऊपर जब आएंगे तो आपको इसमें थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ग्रुपिंग में इसलिए मैंने की कि जो रिटर्न में जो हर चीज़ है, रेंट अगर दो तरह से आ रहा है, एक एडमिन का पार्ट है, एक मार्केटिंग का पार्ट है, तो हमने एक ही हेड में उसको रिपोर्ट करना है। तो मैंने इसकी ग्रुपिंग कर ली। अगर यहाँ पे छोटा सा जो पोर्शन है वो मैं आपको दिखाऊं तो मैंने ये किया कि रेंट जो मार्केटिंग का था और जो सेलिंग था दोनों को ऐड कर लिया, यानी कि टोटल जो एक्सपेंस थे वो मेरे बनते हैं 553 और 146। ये टोटल अमाउंट जो बनती है इसको मैंने क्या किया कि दोनों को जमा किया, तो मेरी टोटल फिगर आ गई 741, यानी कि मैंने जो हेड थे दो डबल जो आ रहे थे उनको एक की फॉर्म में ऐड कर लिया। अब ये आता है कि ये मेरे जो खर्चे हैं ये तो टोटल है, तो मैंने तो जो अब चूंकि अपनी सेल डिवाइड की हुई है 76%, तो मैंने क्या किया कि ये जो फिगर है, ये टोटल जो रेंट है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया कि जितने % मेरी सेल थी फाइनल या फिक्स, उसको मैं मल्टीप्लाई करता गया, तो वो मैंने माइनस कर दिया। अब ये मेरे वो खर्चे हैं जिसके ऊपर जो मैंने माइनस करने हैं अपनी रिटर्न में से, क्योंकि बाकी के ऊपर तो मैं टैक्स दे चुका हूँ। उसकी रीजन क्या है कि मेरा ऑलमोस्ट 24.28% अगर रेवेन्यू को मैं माइनस कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड मैं खर्चे भी माइनस करूंगा। अगर मैं खर्चे प्रोरेट नहीं करता तो होगा क्या कि मेरी रेवेन्यू प्रोरेट होगी, मेरे खर्चे ज्यादा होंगे और गवर्नमेंट को लॉस होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ये कहती है कि जितने एक्सपेंस आपके फाइनल और फिक्स से जितने % आपकी सेल है उतने % आप एक्सपेंस भी माइनस कर लें, प्रोरेट कर लें। तो मैंने क्या किया, मैंने सेम उसी एग्जांपल को काउंट फॉर किया और उसमें से चीज़ों को माइनस किया, तो मेरे जो नॉर्मल जो खर्चे आए वो 560 मिलियन आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद आ गया कि जी जो मेरा इंटरेस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट है, वो भी मेरी टोटल फिगर आ गई। ठीक है, इसको इन दोनों को हम जमा करें तो ये 560, 109, 760 आ गए, यानी कि टोटल जो मेरी फिगर है वो उसके साथ मैच होगी। अब ये खर्चे मैं एक्चुअल में माइनस करूंगा। टोटल खर्चे थे 741 मिलियन। मेरी जो इन खर्चों के ऊपर मैं ऑलरेडी मेरी सेल फाइनल है, इसलिए मैंने अकॉर्डिंग टू रेशियो ऑफ सेल, टोटल सेल की रेशियो के मुताबिक वो माइनस कर दिए। बाकी जो ये खर्चे हैं ये मेरी नॉर्मल रिटर्न का पार्ट बन जाएंगे। अब आता हूँ कि जी मेरे जो
अदर इनकम है उसको भी मैंने इसी तरह पोलेट कर दिया उसको, यानी कि अकॉर्डिंग टू फाइनल एंड फिक्स के मुताबिक मैंने उसको पोलेट कर दिया। उसके बाद आता है कि जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर अकाउंट्स। अब ये जो टैक्स है ये एज पर अकाउंट्स है, यानी प्रॉफिट आया वो एज पर अकाउंट्स आ गया, जो मैनेजमेंट अकाउंट्स का पार्ट है। उसके बाद है कि जी क्या चीज़ें ऐड होनी है क्या लेस होनी है। और सेम इसी तरह इनएडमिजिबल एक्सपेंस, यानी कि एडमिजिबल और इनएडमिजिबल एक्सपेंस है। यूके टैक्सेशन में हमने पढ़ा हुआ है, ACCA के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखा हुआ है कि उसमें अलाउेबल और डिसअलाउेबल है, पाकिस्तान का इनएडमिजिबल और एडमिजिबल है। काउंटिंग टैक्सेशन मैंने ऐड बैक कर दी, ठीक है। और ये कहाँ से आई, ये वही एक्सपेंस थे जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि सारे सब के सारे लिंक हैं आपस में। जो मैंने वहाँ से ऊपर से खर्चों से माइनस किया हुआ है, टैक्स वाले अलाउ नहीं करते, मैंने ऐड बैक कर दिया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी कहाँ से आया, इसी रिपोर्ट से आया, ये मैंने माइनस कर दिया। फिर उसके बाद है टैक्स गेन ऑन सेल ऑन एसेट्स, ठीक है। अब ये जो गेन आया, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी ऊपर से माइनस किया हुआ है, तो टैक्स वाले इसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई ये जो गेन है अगर लॉस होगा तो नीचे मैं उसको ऐड करूंगा, लेकिन जो गेन आ रहा है टैक्स गेन, ये अगर यहाँ पे इसकी डिलीशन देखें तो इसकी पूरी वर्किंग है कि एक एसेट था वो हमने परचेज किया 2012 में, हर साल उसकी डेप्रिसिएशन 15% चार्ज होती गई। तो अब आके उसकी जो WDV रिटर्न डाउन वैल्यू थी वो थी 10.7 मिलियन, सेल हुआ 14.5 मिलियन का। ये जो गेन आया है ये ऑलरेडी जो सारी चीजें थी ये टैक्स में अंदर क्लोज हो चुकी हैं, यानी कि ऑलरेडी ये हम इसकी डेप्रिसिएशन ले चुके हैं, यानी कि टैक्स वालों ने ऑलरेडी हमें इसकी डेप्रिसिएशन अलाउ की हुई है। तो इसका मतलब जो गेन आया है वो उसको एड बैक कर लेंगे हम, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हम इसको ले चुके हैं, तो हमने इसको ऐड बैक कर लिया। उसके बाद है कि प्रीमियम फॉर ग्रेजुटी, ये भी हमने ऐड बैक कर ली कि जो ग्रेजुटी की प्रोविजन है वो उसकी ये अमाउंट है। जो ग्रेजुटी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आ रही होती है प्रोविजन, जितनी भी प्रोविजंस हैं वो सारी की सारी हमने ऐड बैक कर ली। अब आता है कि जी लेस एडमिजिबल डिडक्शन, कौन सी वो डिडक्शन है जो टैक्स वाले अलाउ करते हैं। टैक्स डेप्रिसिएशन है, इसका एक प्रॉपर स्केड्यूल है, जिसका जो स्टाइल है वो ये है कि रिटर्न डाउन वैल्यू ओपनिंग आती है, एडिशन है, डिस्पोजल है, टोटल अमाउंट आएगी, इनिशियल अलाउंस है। अगर आप पहले साल गाड़ी ले रहे हैं जिसकी वैल्यू 25 लाख से कम है या ऑफिस इक्विपमेंट है तो उसके ऊपर हमें इनिशियल अलाउंस भी मिलता है। उसके बाद आता है कि इनिशियल अलाउंस जो अमाउंट है उसकी जो अमाउंट आ गई, फिर क्लोजिंग डेप्रिसिएशन वैल्यू आ गई, फिर डेप्रिसिएशन की परसेंटेज आ गई, डेप्रिसिएबल वैल्यू आई जिसको डेप्रिसिएशन अप्लाई होनी है कि ये परसेंटेज आ गई, और ये क्लोजिंग रिटर्न डाउन यानी कि 42.1 मिलियन के हमारे एसेट्स हैं टोटल। तो ये हमने टैक्स डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया। काउंटिंग गेन ऑन सेल प्रोसीड, अब जो काउंटिंग गेन था वो टैक्स में तो चूंकि ऑलरेडी वो हम हर साल डेप्रिसिएशन की फॉर्म में उसको माइनस करते रहे हैं टैक्स वाले में, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो काउंटिंग गेन आया वो टैक्स की डेप्रिसिएशन तो हम माइनस, काउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस करते रहे हैं। अब इसका मतलब डेप्रिसिएशन कम हमने माइनस की थी, तो अब हमारा ये गेन आया तो हमने इसको ऐड बैक कर लिया। क्योंकि प्रीमियम फॉर ग्रेजुटी जो एक्चुअल पे हुई वो हमने लेस कर दी, ऊपर हमने ऐड बैक किया काउंटिंग गेन, यहाँ पे हमने लेस कर दिया, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये वही एसेट हो। कॉन्सेप्ट ये है कि जी पहले जो डेप्रिसिएशन थी वो हमने कम माइनस की हुई थी, लेकिन ज्यादा थी, बनती ज्यादा थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको लेस कर दिया। तो इसी वजह से ये जो फिगर आ गई काउंटिंग गेन और टैक्स गेन वाली, थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको लेटर ऑन में हो सकता है कि इसकी नई की वीडियो बना दूं पूरे एक एग्जांपल के साथ, लेकिन अभी के लिए आपने इसको यही याद रखना है। उसके बाद एक ग्रेजुटी पेड जो है वो हमने माइनस कर दी, और टोटल जो सब कुछ करने के बाद हमारा जो टैक्सीबल इनकम थी वो 28.7 मिलियन आ रही है, ठीक है। और मेरा जो इसका जो पोर्शन है वो मैंने 7.4 मिलियन, अब ये जो इनकम है 28.7 मिलियन, इसको मैंने टैक्स रेट अप्लाई करने हैं, यानी कि मेरी जो टैक्सीबल इनकम है। लेकिन इसके बाद जो मेरी फाइनल और फिक्स वाली वो मैंने माइनस की, तो नॉर्मल जो 28.8 मिलियन है इसके ऊपर मैंने टैक्स पे करना है। अब इसके बाद हमने रूल अप्लाई करना है जो हमने सेक्शन 147 एडवांस इनकम टैक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि रूल क्या है कि टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम यानी कि 29% लार्ज कंपनी के लिए जो रेट है वो 29% है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 200 मिलियन से ऊपर है, वो लार्ज कंपनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 28.8 के ऊपर मैंने 29% अप्लाई किया, तो मेरी जो अमाउंट आएगी वो आएगी 6 मिलियन। उसके बाद अल्टरनेटिव टैक्स के जो मैनेजमेंट अकाउंट्स के ऊपर जो प्रॉफिट है लॉस है उसको मैंने 17% अप्लाई करना है। तो मैनेजमेंट तो मैं ऑलरेडी लॉस में हूँ, टैक्स लॉस में हूँ मैं 28, तो इसके ऊपर मेरा जो 17% मैंने ACT जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स वो है नेगेटिव, यानी कि लॉस था, तो 9.8 मिलियन। फिर आता है मिनिमम टैक्स कि 1.25% ऑफ रेवेन्यू। अब मैंने ये रेवेन्यू कौन सी ली, जो मेरी रेवेन्यू जिसके ऊपर मैंने टैक्स देना है, ये नहीं मैंने कि ये टोटल नहीं उठाई, मैंने वही उठाई जो NTR वाली, इसके ऊपर तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो मेरा 1.25% जो टैक्स है
वो बनता है 39.9%। बाय द वे ये जो रेट है ये भी इस बजट में रिवाइज हो चुका है, 1.5% हो चुका है, लेकिन चूंकि हम कंपटीशन 30 जून की कर रहे हैं इसलिए मैंने वो ये पुराने रेट रखे। अब रूल ये कहता है कि इन तीनों में से जो हाई है वो आपने पे करना है, तो इन तीनों में से हाई कौन सा है, मिनिमम टैक्स 39.9 मिलियन, तो ये हम पे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब मेरी ये लाइबिलिटी तो होगी एनटीआर के ऊपर। अब मेरी जो फाइनल लाइबिलिटी है वो कितनी है, 40.9 मिलियन। 40.9 मिलियन कैसे आया कि मेरी ये जो सेल थी ये कस्टमर ने इसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड किया हुआ था। ठीक है, उसको मैंने क्या किया, 4% के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरी ये चूंकि लाइबिलिटी तो मेरी है, लेकिन कुछ लाइबिलिटी मैंने एट सोर्स दे दी और कुछ लाइबिलिटी जो 39.9 है ये मैं भी पे करूंगा। ठीक है, तो मेरी टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी, नॉर्मल प्लस फाइनल 80.9 मिलियन। अब ये टोटल लाइबिलिटी। अब मैं आता हूं कि जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पे कर दिया है वो मैं माइनस कर दूंगा, तो जो टोटल 80.9 आ रहा है उसमें से 40.9 तो ऑलरेडी एड सोर्स हमने पे कर दिया है। उसके बाद कुछ बैंक का जो प्रॉफिट है वो मैंने माइनस कर दिया। ये सारे सेक्शन हमने 1 बाय 1 देखे हुए हैं। जो टेली व्हीकल वाला भी हमने सेक्शन पढ़ा हुआ है, फोन वाला भी हमने देखा हुआ है, इंटरनेट है, ये सारे सेक्शन हम माइनस करते हैं। और ये सेक्शन बड़ी डिटेल में हमने पढ़ा था कि 147 इनकम फ्रॉम एडवांस टैक्स जो क्वार्टरली हमने पे करना है, तो ये वो वाला टैक्स है जो हमने क्वार्टरली पे किया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द पीरियड मैंने 86.50 मिलियन जो है वो ऑलरेडी पे किया हुआ है। तो मेरी लाइबिलिटी कितनी है, 80.9 मिलियन, तो मेरा 5 मिलियन क्या हुआ, रिफंडेबल आ गया। ठीक है, अब ये वो चीज है कि अगर वाइस वर्सा, अगर यहाँ पे 80 मिलियन है और ये मेरी लाइबिलिटी जो है ये होती है 60 मिलियन। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल है कि इसको मैं 60 मिलियन करता हूँ, तो उस केस में जो रूल हमने ये पढ़ा हुआ है एडवांस टैक्स में कि जो मेरी टोटल लाइबिलिटी है उसका 90% तक मैंने ड्यूरिंग द क्वार्टर पे करना है। तो अगर मैं इसको ये जूम करूं कि जी 90% ड्यूरिंग द क्वार्टर हमने पे करना है, और अगर वो उससे कम हो गया यानी कि 90% से कम है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि मुझे सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा। ये भी जो रूल है, ये भी जो फंडामेंटल है, ये भी हम एडवांस टैक्स में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि जी सब कुछ करने के बाद मेरा जो टैक्स है 5.09 मिलियन ये क्या है, रिफंडेबल टैक्स निकला है। तो ये सारी कंपटीशन हमने मैनेजमेंट जो ऑडिटेड अकाउंट्स थे उसको, अब मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा कि कैसे बनते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक्सेल के अंदर वो पढ़ा हुआ है। उसके बाद मैंने उसकी कंपटीशन की, और कंपटीशन करने, क्योंकि ये कंपटीशन अगर केयरफुली आपने की है, लॉजिक के साथ, रूल के साथ की है, तो उसके बाद इसकी फाइलिंग होगी तो फिर इसके ऊपर नोटिस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी कंपटीशन सही नहीं है, रिटर्न फाइल सही नहीं होगी, तो फिर ऑब्वियस सी बात है 2-4 महीने के बाद आपका जो नाम है वो ट्रस्ट में आएगा और फिर ऑडिट की सिलेक्शन भी होगी। क्योंकि टैक्स वालों के पास जो मैन पावर है वो कम है, सिस्टम ही इन चीज़ों को असेस करता है। तो जब सिस्टम की डोमेन के मुताबिक आपने काम नहीं किया तो फिर ऑब्वियसली आपका नाम ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ऑडिट की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो ये थी कंपटीशन। अब हम आते हैं कि इसकी हमने ऑनलाइन फाइलिंग कैसे करनी है। इस फाइलिंग के लिए हम एफबीआर की वेबसाइट पे जाएंगे और एक एक डाटा को फीड करेंगे, क्योंकि एक्सेल के बाद अगला स्टेप है कि हमने फाइलिंग कैसे करनी है। जैसे हमने हर सेक्शन को, हर रूल को मंथली से देखा है, उसी तरह हम पहले इसी तरह हमने इसकी कंपटीशन की, अब इसकी फाइलिंग भी सीखते हैं। तो आइए, हमने आईआरएस ओपन किया, उसके बाद डिक्लेरेशन के ऊपर गए और नॉर्मल रिटर्न, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी है उसको हमने सेलेक्ट किया। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टैक्स पीरियड है वो मेंशन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद रिटर्न लिखने के बाद इसको हम ओके करेंगे। तो ये ट्रांजैक्शन जो कि ऑलरेडी मैंने ओपन की हुई है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो ट्रांजैक्शन मैंने ऑलरेडी ओपन की है उसके ऊपर ही क्लिक करता हूँ। तो ड्राफ्ट के अंदर मेरे पास ये रिटर्न पड़ी हुई है, इसको मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैंने एडिट पे क्लिक किया। और अच्छा, अब हम रिटर्न के ऊपर आए तो सबसे पहले उसी तरह जैसे हमने कंपटीशन, मेन जो काम था वो कंपटीशन को फाइनल करना था, उसके बाद उसे हमने डाटा अपलोड करना है और उसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये फिगर थी, इसको मैंने टोटल रेवेन्यू को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद मेरी एग्जाम्प्ट वाली फिगर कितनी थी, इन दोनों को जमा करके मेरी ये एग्जाम्प्ट होगी। तो मैंने ये लिखा हुआ है अमाउंट एग्जाम्प्ट, तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट की। उसके बाद मैंने कैलकुलेट पे क्लिक करना है। तो ये एक एक हेड को लिखते हुए साथ आप मैच करते जाएं कि आपका नॉर्मल जो टैक्स है, अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, वो कितनी अमाउंट है, 3.1 बिलियन। यहाँ पे मैंने जो कंपटीशन और की जो स्टाइल रखा है, यानी कि एक्सेल की जो फाइल में जो वर्किंग की है वो बिल्कुल ऐसे ही किया है जैसे रिटर्न के ऊपर, ताकि रिटर्न को फाइल करते हुए कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद हमने ओपनिंग स्टॉक लिख देना है। फिर तो ये जो फिगर आ रही है ये नॉर्मल का, यानी उसने लिखा हुआ है डोमेस्टिक फिनिश गुड ओपनिंग स्टॉक, वो लिखा, इंपोर्ट का लिखा, ये जो फिगर आ रही है तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 901 खुद बहुत ही कैलकुलेट कर लेगा। एक एक हेड को हमने मैच करते जाना है। फिर हमारी परचेज के ऊपर, तो हमारी जो टोटल परचेज थी डोमेस्टिक से रिलेटेड वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी 3.1 बिलियन। बाकी जो एग्जाम थी 866 थी वो हमने मेंशन की। फिर क्लोजिंग स्टॉक आए 1 बिलियन, टोटल स्टॉक है 1.3 बिलियन, उसमें से 1.306 हमने ये लिख दिया कि नॉर्मल से रिलेटेड है।
फिर बोर्ड से रिलेटेड कितना है वो हमने मेंशन किया, उसने बाकी जो फिगर नॉर्मल से रिलेटेड है खुद कैलकुलेट कर ली। फिर हम आए एक्सपेंसेस के ऊपर, तो इसमें हमने क्या करना है कि ये मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस यहाँ पे हम गए। तो यहाँ पे जो मैंने अभी भी आपको बताया कि हमने पैरोलेशन जो मैंने ग्रुपिंग की हुई है वो उसी तरह की हुई है जैसे रिटर्न में फाइल करना है। तो मैंने यहाँ पे टोटल उठाया और ये लिखा, उसके बाद मैंने एग्जाम लिखा, तो टोटल को मैं मैच करता गया। तो एक एक हेड को आपने उसी तरह यहाँ से कॉपी करते जाना, वहाँ पे लिखते जाना है। तो जब आप टोटल सारा टोटल कर लेंगे तो आपने ये देखना है कि मेरे आपकी टोटल एक्सपेंस है 741,966, तो यहाँ पे 741,966 ही है और नॉर्मल से कितने रिलेटेड है 560 109, तो 560 109 हो गया। यानी कि हर हेड को एक्सेल में बेसिक जो काम है वो एक्सेल के अंदर वर्किंग है। एक्सेल के अंदर वर्किंग करने के बाद आप हर हेड को मैच करते जाएं और उसके अकॉर्डिंगली वो काम करते जाएं। उसके बाद आता है कि जी एडमिजिबल और अनएडमिजिबल डिडक्शन, यहाँ पे मैं आया तो यहाँ पे सेम उसी तरह जो मेरी ये रिडक्शन एड बैक होने थे वो मैंने एड बैक किए, यानी कि यहाँ पे 22 मिलियन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को एड बैक कर दिया, ठीक है। उसके बाद टैक्स डेप्रिसिएशन है उसको मैंने एड बैक कर दिया, जो सॉरी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है उसको एड बैक कर दिया, टैक्स गेन है उसको एड बैक कर दिया, ये फिगर आ गई, ठीक है। उसके बाद है कि प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी है वो मैंने अदर में लिख दी कि अदर डिडक्शन। उसके बाद इनडिविजिबल है वो मैंने सेम उसी तरह कि टैक्स डेप्रिसिएशन 7.8 है वो मैंने लिखा, अजम्प्ट कितनी है, ठीक है। अच्छा ये डेप्रिसिएशन कहाँ से उठाएगा, अभी हम देखते हैं कि ये ऑटो उठाया, यहाँ पे देखें तो फिगर पंच नहीं हो रही, ऑटो उठा रहा है, ये अभी हम देखेंगे कैसे यहाँ फिगर यहाँ पे आई है। उसके बाद अदर डिडक्शन है वो मैंने ये फिगर लिखी, काउंटिंग गेन कहाँ पे लिखना है, ये मैं अदर के अंदर आया, अदर जो रेवेन्यू है क्योंकि गेन था तो वहां पे आके मैंने काउंटिंग गेन को मेंशन कर दिया, ठीक है। अब अदर रेवेन्यू की पोजीशन में देखें तो 3-4 चीजें आ रही थी, इसमें इंटरेस्ट था वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट ऑन डेट, ठीक है। उसके बाद अदर था, इन दोनों को मैंने जमा किया और उसको मैं अदर में ले गया। जो भी अदर रेवेन्यू थे जो इन कैटेगरी के अलावा है वो सारे का सारा कहाँ पे फॉल करेगा, अदर में। अब आता है कि जी हमने स्केड्यूल जो है डेप्रिसिएशन का वो कैसे फाइल करना। यहाँ पे आप देखें तो आपके सामने एक फिक्स एसेट का स्केड्यूल है, बिल्कुल उसी तरह मैंने डेप्रिसिएशन का स्केड्यूल भी बनाया हुआ है सेम उसी को फॉरवर्ड करते हुए। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर लेट से ये ओपनिंग वैल्यू है 4.5 मिलियन, तो मैंने 4.5 लिखा। एक्सटेंड ऑफ यूज में 100% को यूज कर रहा हूँ मैंने ये लिखा। तो टोटल जो मैं इसको लिखने के बाद कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो फिगर आनी चाहिए क्लोजिंग रिटर्न ऑन WDV कैरी फॉरवर्ड जो है वो 3.8 है, तो मैंने इसके साथ इसको मैच कर लिया। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें उसके अकॉर्डिंगली रेलिवेंट हेड में मैंने लिखता गया। उसके बाद करने के बाद मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया। तो ये करने के बाद सारी चीजें जब आपने कर ली तो उसके बाद आपने क्या करना है कि मेन पेज पे आना है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्लैश ट्रेडिंग आइटम है। तो वहां पे आप देखें तो आपकी टैक्सीबल इनकम ये शो करेगा, टैक्सीबल इनकम कितनी है 28,275। तो मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं यहाँ पे टोटल इनकम कितनी है 28,275। मेरी नॉर्मल की इनकम कितनी है 20,808, तो मेरी 20,808 मैच है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने डाटा सही तरह फिल कर लिया। अब आता है कि जी मेरी जो सेल फाइनल से रिलेटेड है वो मैंने फाइनल पे क्लिक करना है, रेलिवेंट हेड पे जाना है 4% वाले पे, यहाँ पे जाके मैंने फाइनल 4% वाली फिगर उठानी है वो लिखनी है और जितना टैक्स मैंने दिया हुआ है जो विदहेल्ड हुआ वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद करने के बाद मैंने कैलकुलेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं आऊँगा कंप्यूटेशन के अंदर। अब कंप्यूटेशन में आने के बाद जो टोटल लाइबिलिटी है वो मेरी मैच होनी चाहिए 80,919,559 मेरी टोटल लाइबिलिटी है। तो मेरी अकॉर्डिंग टू जो कैलकुलेशन है वो भी फिगर मैच है 80,909, ठीक है। अब ये जो फिगर है ये टैक्स वो खुद कैलकुलेट करेगा, यानी कि नॉर्मल टैक्स 29% खुद कैलकुलेट करेगा, बाकी मुझे लिखना पड़ेगा। अब 1.25% मेरी लाइबिलिटी कितनी है 3.1 की टोटल सेल है, उसके ऊपर उसने लाइबिलिटी कैलकुलेट कर ली 3.9, ये वही फिगर मैंने यहाँ से उठाई और वहां पे लिखता गया। अब क्योंकि लॉस था, काउंटिंग लॉस है 17% पर कोई टैक्स नहीं है तो मैंने 0 लिख दिया, यानी कि 9.1 क्या है 0% है, यानी कि नेगेटिव है तो मैंने यहाँ पे क्या किया 1% ही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद अगला जो काम है वो ये है कि जी मैंने इसको मैच किया कि मेरी लाइबिलिटी क्या मैच है 80,919, तो मेरी लाइबिलिटी मैच है। ये लिखने के बाद मैं अब आ गया कि इसमें से मैंने पे कितना किया हुआ है एडजस्टेबल टैक्स। तो ये मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल ये फिगर है, ये आरडी उसने उठा ली, ठीक है। उसके बाद आता है काउंटिंग जो ऑन, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपटीशन के अंदर ही मैं अगर आऊँ तो वो कह रहा है कि जी आपका जो एडमिटेड टैक्स है ना वो ये फिगर निकल रही है, ठीक है, ये फिगर। अच्छा यहाँ पे एडवांस जो टैक्स है, ठीक है, एडवांस टैक्स यहाँ पे फिगर नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न एक एग्जांपल के लिए है। तो आपने क्या करना है, एडवांस टैक्स की जो ड्यूरिंग द क्वार्टर हमने पे की हुई है पेमेंट के अंदर आना है, यहाँ पे आके इस पे क्लिक करना है
ये करने के बाद आपने सर्च पे क्लिक करना है। तो अगर ड्यूरिंग द क्वार्टर कोई पे किया होगा तो हम उसको 1 बाय 1 क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जो फिगर होगी, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द क्वार्टर, इस एग्जांपल में हमने ये 40 मिलियन पे किया हुआ है, तो वो जो फिगर है वो कहाँ पे आनी चाहिए, तो फिगर यहाँ पे आ जाएगी। इस जो वैल्यू है इसके अंदर ये फिगर आ जाएगी, यानी कि एडवांस टैक्स के अंदर ये फिगर आ जाएगी, ये जो फिगर आ रही है। ठीक है, अब टोटल में लाइबिलिटी वो कितनी कह रहा है, 39.9 मिलियन। ठीक है, 39.9 मिलियन लाइबिलिटी है उसमें। उसके बाद मेरा एडजस्टेबल टैक्स, ये सारा एडजस्टेबल टैक्स है। मैं 1 बाय 1 क्या करूंगा कि एडजस्टेबल टैक्स के अंदर आके सारी फिगर यहाँ पे लिखता जाऊंगा। ठीक है, यानी कि जो जो रेलिवेंट मेरी है यहाँ पे प्रॉफिट वाला, डेट वाला, टेलीफोन वाला, हर चीज़ हमने पढ़ी हुई हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको करने के बाद कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद एट द एंड जो टैक्स आपके पास आना चाहिए वो रिफंडेबल टैक्स 5.0 मिलियन आना चाहिए। क्योंकि अभी इसमें एडवांस टैक्स की फिगर नहीं है तो इसलिए एक्सेल के अंदर समझाने के लिए मैंने रखा हुआ है, लेकिन उसमें फिगर नहीं है तो इसलिए हमारी फिगर मैच नहीं करेगी। तो एनीवेज ये चीज़ें, ये जो लेक्चर था ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें अगर आप देखें तो कंपटीशन के अंदर मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। 1 एग्जाम्पल, यानी कि एक कंपटीशन के अंदर 3-4 तरह के जितने भी मैक्सिमम सिनेरियो थे मैंने ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद मैंने ये किया कि 148 का ये टैक्स है, 153 का ये टैक्स है, NTR का ये टैक्स आ रहा है। तो टोटल करने के बाद जो हमारा एंड बैलेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि टोटल में सबको मैच करने के बाद मेरा 85 मिलियन का जो बैलेंस है उसको, यानी कि एटी लाइबिलिटी निकली। उसके बाद मैंने एडजस्टेबल टैक्स लिखा, सारे एक्सपेंसेस को ऑनलाइन फाइलिंग की। करने के बाद जो मेरा नेट बैलेंस होगा इसके साथ मैच होना चाहिए। और इसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसको वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद मैं जस्ट इसको सबमिट पे क्लिक करूँगा, मेरी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कोई लेक्चर होगा जो इससे रेलिवेंट होगा, जो मुझे लगता होगा कि रूल अपडेट हुआ है, तो मैं आपको टाइम टू टाइम आपको शेयर करता रहूँगा। जो स्टूडेंट का मेरा जो ग्रुप है जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया है वहाँ पे मैं आपको शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।